तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े लंबे अरसों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे मेगा रिवीजन के बारे में जो कि क्लास 10th के बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये जो हमारे रिवीजन के जो टॉपिक्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप अभी तक बायोलॉजी कुछ रीड नहीं किए, अगर आपको दिक्कत होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम पूरे पूरे बायोलॉजी का पूरा एक रिवीजन देखेंगे, फास्ट रिवीजन। इसमें अगर आपको डीप जाना होगा तो आप प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख के वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस टॉपिक को मैं बताऊँगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिएगा। फिर अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेगा रिवीजन पार्ट 1 लाइव प्रोसेस से, क्योंकि हमारा सबसे पहला यूनिट है लाइव प्रोसेस। तो जैसा कि इस यूनिट में हम जानते हैं कि लाइव प्रोसेस में 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है, और जो फोर्थ है उसे बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ये 4 चैप्टर को पढ़ने पे हमारा एक एक यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा यूनिट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज पार्ट 1 में एक यूनिट में एक लेक्चर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में इस वीडियोस में हम केवल न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जो भी आपको डीप जाना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा कोई भी ह्यूमंस बीइंग, चाहे कोई एनिमल्स, चाहे लार्ज एनिमल्स हो, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसकी सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर ये सर्वाइव कैसे करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, ये भी प्रक्रिया हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर न्यूट्रिशन के मोड पे बात करें, विधि पे बात करें कि कैसे वो पोषण को अवशोषित करता है या ग्रहण करता है, तो हम उसे बोलते हैं कि न्यूट्रिशन 2 भाग में डिवाइड है। पहला जो है हम बोलते हैं उसे स्वपोषी पोषण और परपोषी। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो परपोषी होते हैं उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन में हमने बोला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीवित रहते हैं। न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने बोला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड को सिंथेसाइज कर ले, यानी बना ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और ऐसे न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कैसे ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। ऑन द सोर्स ऑफ मैकेनिज्म, तो अगर फोटो ऑटोट्रॉपिक, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को ट्रैप करके, लाइट को पकड़ के अगर अपना फूड सिंथेसाइज करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लाइट पे डिपेंड ना होकर केमिकल पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल पे डिपेंड रह के फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम बोलें, अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म जो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं आपके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन से मैकेनिज्म द्वारा अपना फूड को सिंथेसिस करते हैं? तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, अभी हम कुछ देर बाद इसकी बात करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें, पहले इसमें देखो ग्रीन प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं। दैट्स एनफ, आप इतने एग्जांपल्स लिख सकते हैं, इतना एनफ है आपके लिए। दूसरा अगर हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉप्स के, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं आपके आयरन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज आप देख पा रहे हैं, मीथेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन सबको हम देख लेते हैं, जैसे कि आपके घर में खिड़की ETC इत्यादि। आपके घर में खिड़की लगता है, लोहे की लगी रहती है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। तो उसके उपरांत क्या होता है कि वो जंग लगती है, तो कैसे जंग लगती है, तो लगती है आयरन बैक्टीरिया के द्वारा। तो आयरन क्या कर रही है, ये केमिकल, हमारे जो आयरन से क्या है, केमिकल है, केमिकल नेचर, यानी कि केमिकल को लेके वो अपना फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि केवल केमिकल्स पे डिपेंड है। सल्फर डिपेंड, जब लावा कहीं फूटता है, वैल्कोनो में देख लो, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जिन्हें दलहनी पौधे कहते हैं, उनके रूट नोड्यूल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ले सकें। तो उसे कौन देता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया देता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे डीप। अब बस इतना जाने। मीथेन बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे काऊ का डंक होता है, तो गाँव में देखते हैं कि जहाँ गोबर, जिसे काऊ का डंक गोबर बोलते हैं, जहाँ इसे फेंका जाता है, तो वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये मीथेन बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं, जो कि गोबर के अंदर जो मीथेन होता है उसको ये इनटेक करते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है, कैसे मीथेन बनता है, ये आपको नहीं जानना है, ये बहुत डीप क्लास में, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है कि मीथेन बैक्टीरिया यानी कि जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, इनके आमाशय में मीथेनोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है, जो कि मीथेन प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। जो रूमिनेंट के डंक में आते हैं, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम इसमें ये जानेंगे कि हमारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आई होप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को हम जानते हैं। तो देखो प्लांट क्या करते हैं, हम इसमें जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखो अगर यूपी बोर्ड हो चाहे इंग्लिश CBSE बोर्ड के बच्चे हों, अगर वो अपने एग्जाम में अगर इंग्लिश के साथ साथ अगर हिंदी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो उन्हें तो पूरा इंग्लिश में तो लिखना ही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 + 6O2 + 6H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Photosynthesis is the biochemical process in which a plant take a carbon dioxide to the atmosphere and uptake of water by the root, and in the presence of sunlight by the help of chlorophyll they form a organic compound like glucose, CO2, H2O, etc.
और द होल फिनोमिना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो हम बात करेंगे CO2 कहाँ से है, तो CO2 प्लांट एब्जॉर्ब किए एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से इंटेक किए, तो वाटर इंटेक किए आपके रूट के द्वारा। रूट के द्वारा कहाँ से, सॉयल से। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये है ग्लूकोज। इसकी बात करें तो ये है ऑक्सीजन। इसकी बात करें तो ये है वाटर। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जो होते हैं प्लांट्स के जो ऑक्सीजन होते हैं ये उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, तो प्लांट्स क्या कर देता है, इसे एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट का मतलब इसे अपने बॉडी से इजेक्ट कर देता है। वाटर जो होते हैं प्लांट्स, ये वाटर जो हम देख रहे हैं ये प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी यूज करते हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादातर प्लांट्स अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, प्रक्रिया होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पोसर्जन। अब देखो वाष्पोसर्जन का मतलब वाष्प प्लस उत्सर्जन। तो वाष्पोसर्जन प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, प्लांट्स अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस बॉडी को जब गर्मी लगती है तो उन्हें स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होती है तो उनमें बॉडी से वाटर रिलीज होते हैं और उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो प्लांट्स में स्वेटिंग तो नहीं होती लेकिन वाष्पोसर्जन होता है यानी ट्रांसपिरेशन। इसमें ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट द वाटर are vaporized in the form of vapor. The process is known as transpiration. वाष्पोसर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि पादपों के ऊपरी सतह के पत्तियों द्वारा स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में जल के वाष्प के रूप में उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को वाष्पोसर्जन कहते हैं। तो ये एक्चुअली है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन, इसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड इनटेक करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आई होप कि आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आइडिया लगा होगा। चलिए देन हम अब बात करते हैं कि क्या होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड इनटेक करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर। इसके बेसिस पे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो प्रोसेस होते हैं, देखो पहला इसमें से जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं परजीवी। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, और दूसरा होता है सिम्बायोटिक, और फोर्थ होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बाकी ये जो 3 होते हैं, बाकी ये सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सिंपल फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, सिंपल फॉर्म होते हैं, यानी इसमें भोजन प्रक्रिया को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। या तो प्लांट्स एब्जॉर्प्शन के द्वारा, प्लांट्स इसमें ज़्यादातर या ऑर्गेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन के द्वारा अपना न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, ये 3। बाकी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फूड इनटेक करने का, जिसे हम जटिल प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले बात करते हैं पैरासाइट, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक क्या होता है। तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, जो फुली डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में अगर हम बात कर लें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड रूप से डिपेंड होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए इसके बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म। जो भी डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं, सड़े गले जो जीव होते हैं, उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक बोलते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है, जैसे अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो एग्जांपल्स है आपके
फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन इंटेक करता है, जैसा कि फंजाई आपको बहुत सारे आपके फील्ड में अगल बगल दिखते होंगे। ये रेनी सीजन में ज़्यादा दिखते हैं। आजकल मशरूम जो हम लोग खाते हैं मशरूम, ये भी एक फंजाई के ही स्पीसीज होते हैं, जो कि बहुत भारी मात्रा में आपको मार्केट में प्रोवाइड हो जाता है। तो ये था। सिम्बायोटिक में अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के सहभागिता से न्यूट्रिशन मिलता है, यानी उसमें एक ऐसा रिलेशन होता है जिससे दो ऑर्गेनिज्म मिल के अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म में कुछ एबिलिटी होगी, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म कुछ एबिलिटी होगी, दोनों मिलके क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो सिम्बायोटिक में एग्जाम्पल्स की अगर हम लाइकेन की बात करें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहवाग। ये सहवाग क्या होता है? सहवाग ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। ठीक है, एल्गी को बोलते हैं शैवाल और फंजाई को बोलते हैं फफूंद। एल्गी के अंदर एबिलिटी होती है कि उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल की सहायता से क्या कर लेता है? फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, लेकिन फंजाई के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर सके, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। अगर उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस कर सके, यानी फूड को बना सके। तो समस्या क्या होती है कि अब इसको चाहिए फूड, इसको चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर और रहने के लिए स्थान, क्योंकि आदमी खाना कब बना सकता है? जब वो कहीं एक स्पेसिफिक स्थान पर टिक सके और फूड बना सके। जैसे कि लाइकेन पाए कहाँ जाते हैं आखिरकार? हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं, ये लाइकेन जो होते हैं झरने वाले, जहाँ झरने होते हैं, जहाँ पे पानी का बहाव तेज होता है, और ये ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होते हैं। तो एक प्रकार से लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण केंद्र होते हैं, कि सूचक होते हैं जो कि बताते हैं कि जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। तो हम बात करें कि एल्गी के अंदर एबिलिटी है जो कि फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, लेकिन इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो इससे पहले तो CO2 तेल ले लेगा। दूसरे चीज़ कि यहाँ पे एक होगा जो चीज़, उसके द्वारा ही C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, और 6O2 और 6H2O बनेगा। ठीक है, तो इसे चाहिए वाटर। ये वाटर कौन देगा? तो फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। फंजाई एब्जॉर्ब करता है क्या? वाटर, और ये प्रोवाइड करता है एल्गी को, तब ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर लेता है। मान लो एक प्रॉब्लम तो दूर हुई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है कि अब एल्गी को उस स्टोन पे जहाँ पे पानी का बहाव तेज है, वहाँ पे अगर ये टिक नहीं पाएगा तो फिर फूड बना ही नहीं पाएगा। तो अगर ये फूड नहीं बना पाएगा तो फिर कैसे काम होगा? तो फंजाई क्या करता है? फंजाई के अंदर एबिलिटी होती है कि इसमें स्यूडोलाइक, झूठे पैर की तरह इतने बड़े नेट लाइक, जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसे उसमें ऐसे संरचनाएं होती हैं जो कि स्टोन के एकदम डीप में जाके धस जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टान पे एकदम अस्थिर रहता है, और इसके ऊपर एल्गी आता है, तब ये दोनों आपस में सर्वाइव कर लेते हैं। तो फंजाई क्या करता है? दूसरा, पहला वाटर दिया, दूसरा ये करता है कि उसे शेल्टर प्रदान कराता है, यानी वास स्थान, रहने के लिए जगह देता है। तो फंजाई इसको क्या दिया? जल दिया, रहने के लिए स्थान दिया, और एल्गी इसको क्या दिया? इसको फूड बना के देता है। इस प्रकार के रिलेशन जिसमें दोनों जीवों को फायदा हो, बेनिफिट हो, ऐसे रिलेशनशिप को क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर देख लें कि हर ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे अभी हम लोग, तो लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसी पार्ट होती है जिसमें ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि उसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ई कोलाई क्या करता है कि जो भी ह्यूमन के बॉडी में जो अगर बैक्टीरिया जो बच जाते हैं, जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्ट होते हैं, जो पॉइजनस का काम कर सकते हैं, ई कोलाई उसे खाता रहता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन के बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यानी हमारा वहाँ फ़ायदा हो रहा है, भाई तो हमारे इंटेस्टाइन में रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें नुकसान ना पहुंचाओ। तो इंटेस्टाइन को नुकसान होने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये एक प्रकार का सहजीविता है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, जैसे हमने दलहनी पौधे की बात की। दलहनी पौधे, कोई भी जो प्लांट्स होते हैं, दलहनी पौधों में खासकर दलहनी मतलब दाल,
दाल वाले पौधे में क्या होते हैं, हम जानते हैं कि दाल में प्रोटीन पाए। प्रोटीन कैसे बनते हैं, जब तक उसमें अमाइनो एसिड न बने। तो अमाइनो एसिड कहते हैं जब तक अमोनिया उसके अंदर न जाए, नाइट्रेट न जाए, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं जाएंगे तब तक अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो दलहनी पौधों के साथ समस्या ये है कि उनके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होती है कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को ले सके। तो एक बैक्टीरिया का सहायता मांगते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया प्लांट्स अपने रूट के अंदर उसे रहने के लिए स्थान देता है, घर देता है, सब कुछ प्रोवाइड कराता है। और वो क्या करता है, वो इन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, वाटर लेता है, दोनों में रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाता है और फिर प्लांट को देता है। तो ये प्लांट को नाइट्रेट दे रहा है, तब प्लांट इसे फूड दे रहा है और रहने के लिए स्थान दे रहा है। तो दोनों में सहजीविता हुई। तो इस प्रकार के भी सहजीविता क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल था। देन हम फर्दर डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि 5 प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 प्रोसेस होते हैं जिसमें ये कंप्लीट होता है। तो देखो, सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स फूड मैकेनिज्म है जो कि कंप्लीट होता है 5 प्रोसेस में। 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से ऐसे 5 प्रोसेस हैं जिसमें कंप्लीट होता है, तो हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, और लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस हो गए, ठीक है। इंजेशन को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं। अगर भोजन को निगलने की प्रक्रिया इंजेशन कहलाती है। उसके बाद फूड हमारे ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में उसका डाइजेशन होता है और स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो भी पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है। देन अवशोषण होने के बाद जो भी जिस कोशिका को जिस न्यूट्रिशन की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है पोषक पदार्थों की, वह ब्लड के द्वारा उसके पास पहुंचा दी जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद क्या होते हैं कि ऐसे फूड होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें बॉडी से क्या होता है कि एलिमिनेट कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं बहिक्षेपण। तो 5 प्रक्रियाओं में हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसे प्राणी समभोजी पोषण के नाम से जानते हैं, 5 प्रक्रियाओं में कंप्लीट होता है। तो 5 प्रक्रियाओं को बस केवल हमें किस में जानना है, ह्यूमन के अंदर जानना है कि कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या इसका कार्य है। हम ये एक एक चीज़ को अच्छे से जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंजेशन की प्रक्रिया कहाँ से होती है और लास्ट में जानेंगे कि बहिक्षेपण कहाँ कंप्लीट होती है। बाकी जितने भी प्रोसेस हैं इसमें हम सब कुछ इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे इतना पढ़ने के बाद कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप नोट करिए। पोषण पूछ सकता है कि पोषण क्या होता है, पोषण विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तथा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है पौधों के लिए, ये इसके बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है कि पोषण की पूरी प्रक्रिया आपसे पूछती है। इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप लाइक बता सकते हैं, इकोलाई बता सकते हैं जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होता है। तीसरा बता सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधों के रूट जड़ों में पाई जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलो हम बात करते हैं इस 5 प्रक्रियाओं की कि 5 प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में होते कहाँ हैं। ठीक है, आप अनसॉल्व सॉल्व करिए। जो भी आपके अंदर डाउट होता है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप अनसॉल्व लगाएंगे उतने ही आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंजेशन क्या होता है। तो देखो, इंजेशन की जो प्रक्रिया होती है जिससे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है ये हमारे बक्कल कैविटी में
हमारे बक्कल कैविटी में होती है, जिसे मुख गुहा बोलते हैं। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में भोजन निगलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इंजेशन। अब जैसे ही बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर जाने के बाद जो हमारा फूड होता है, ये फूड कहाँ मिल जाता है? सलाइवा के साथ, ठीक है। अब ये जो सलाइवा के साथ मिलता है तो ये फूड जो बन जाता है लुगदी, इस लुगदी को बोलते हैं बोलस। अब ये सलाइवा कहाँ से आता है? तो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं लार ग्रंथियाँ, जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 संख्या में होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती हैं, जो कि 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6, यानी हम बोल सकते हैं 3 पेयर इनकी संख्या होती है। तो पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबलिंगुअल, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलार। तो ये 3 ऐसे ग्लैंड हैं, लार ग्रंथियाँ, जो कि हमारे पहले कान के पास पाई जाती है, जबड़े के पास पाई जाती है, और हमारे जो दाढ़ी होती है उसके पास होती है। तो तीनों ग्रंथियाँ मिलकर सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं और फूड के साथ मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं बोलस। अब बात करते हैं कि जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? तो सलाइवा के अंदर होता है वाटर, इसके साथ साथ होता है इसमें एंजाइम, ठीक है। अब इनका फंक्शन, अब वाटर जो होते हैं, अब ये वाटर एंजाइम मिल जाते हैं तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं इसे? म्यूकस बोलते हैं, श्लेष्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म। अब इसमें जो एंजाइम होता है, 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? तो पहला एंजाइम है सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, और एक एंजाइम है इसमें जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। अब बात करते हैं सैलिवरी एमाइलेज से। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है कि जो हम फूड इनटेक किए हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का वो स्लाइटली पाचन करता है, स्लाइटली डाइजेशन स्टार्ट कर देता है सैलिवरी एमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करता है? ये किल करता है बैक्टीरिया को, जो कि हमारे फूड में यानी भोजन करते समय जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं फूड के द्वारा, उसे क्या कर देता है? किल कर देता है। तो ये प्रक्रिया हमने बताया कि यहाँ पे स्लाइटली क्या होता है, उसमें डाइजेशन होता है। तो इंजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? इंजेशन की प्रक्रिया जो होती है भोजन को निगलना, कहाँ? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में भोजन को निगल लिए, ये प्रोसेस हो गया अंतर्ग्रहण। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रक्रिया पहले कहाँ हो रही है? पहले हो रही है बक्कल कैविटी में, दूसरा स्टमक में, और तीसरा ये होता है इंटेस्टाइन में, जो कि इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाता है। तो हमने बक्कल कैविटी में बात कर लिया कि भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्लाइटली पाचन यानी आंशिक पाचन स्टार्ट करा देता है। लाइसोजाइम, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, जो कि हम भोजन जब निगलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि भोजन में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, उस बैक्टीरिया को ये लाइसोजाइम एंजाइम किल कर देता है। देन अगर हम बात करें कि बक्कल कैविटी से फूड कहाँ पहुँच रहा है? स्टमक के अंदर। तो हम देखो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं कि यह बक्कल कैविटी, यहाँ पे फूड था, इनटेक हुआ, बक्कल कैविटी के द्वारा ये नीचे आया, इस पोर्शन को बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के द्वारा ये फूड पहुँचा नीचे अमाशय के पास। अमाशय का जेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? जेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि फूड का डाइजेशन होता है। तो ये फूड तुम्हारा एंटर किया स्टमक के अंदर, ये स्टमक के अंदर तुम्हारा फूड आ गया। अब स्टमक के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां, जिसका नाम है जठर ग्रंथि, जिसका नाम है जठर ग्रंथि। इसकी संख्या होती है 3.5 करोड़। कितना करोड़? 3.5 करोड़ इसकी संख्या होती है, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, जिसे जठर रस कहते हैं। जठर रस में होते हैं लाइसोजाइम, प्लस इसके साथ साथ इसके अंदर होते हैं लाइसोजाइम के साथ साथ इसमें अम्ल होता है। ये HCl कैसा होता है? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सॉरी, लाइसोजाइम नहीं, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, मतलब एंजाइम। कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं? तो बच्चों देखो ध्यान से कि इसमें 3 एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिन, दूसरा इसमें होता है रेनिन, और तीसरा होता है लाइपेज।
ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन का है दूध के अंदर उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का काम है फैट का डाइजेशन करना। तो ये 3 एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट होते हैं। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि हम कॉम्प्लेक्स फूड यानी जो हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड मदद करता है। तो ये स्टमक में भोजन का पाचन इस प्रकार से होता है कि स्टमक के अंदर जो बोलस था, ये बोलस इंटर किया स्टमक के अंदर और ये मिल गया HCl के साथ। जब ये HCl के साथ मिला तो ये विशेष प्रकार की लुगदी बनी भोजन की, जिसे हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। हम बात करते हैं कि जो स्टमक होती है, स्टमक में 2 टाइप के दरवाजे होते हैं। जो सबसे स्टमक के जो सबसे ऊपरी भाग पे जो दरवाज़ा होता है उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो नीचे दरवाज़ा होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। वैसे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्डियक होता है, उसके नीचे फंडस होता है, फंडस, और नीचे जो थर्ड पोर्शन होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक, और बाकी जो रीजन बचते हैं उसे बॉडी रीजन यानी शेषाग्र भाग बोलते हैं। तो ये आमाशय के 3 भाग होते हैं जिसमें भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। सॉरी, कंप्लीट डाइजेशन नहीं, अभी हम इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, उसमें भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हमने पढ़ा इंजेशन पहला प्रोसेस हो गया, डाइजेशन हो गया। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन में कैसे फूड का डाइजेशन होता है, किसके द्वारा होता है, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं आंत बोलते हैं, तो इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं जरा इसके पे हम बात करते हैं। तो पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, स्वाहा, तीसरा होता है इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन सा होता है? तो पहला होता है सिक्कम, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है रेक्टम। ओम नमः शिवाय। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके, छोटी आंत और बड़ी आंत के। अब छोटी आंत के जो सबसे पहला प्रथम भाग है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम। पहले तो देखो बच्चों, खास बात याद रखना, आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से जरूर होता है, लेकिन आपको अचंभित वाली बात बता दें कि इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथि नहीं होती। तो कैसे भोजन का पाचन होता है? तो हम जानेंगे कि इंटेस्टाइन में भले पाचक ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है, क्योंकि आंत के अंदर आते हैं 2 अलग अलग ऑर्गेन से जूसेस जो कि भोजन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। पहला ऑर्गेन होता है लीवर, दूसरा ऑर्गेन होता है पैनक्रियाज। लीवर से आते हैं आपके बाइल जूस और पैनक्रियाज से आते हैं पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिल के इंटेस्टाइन के अंदर भोजन को पचा देते हैं। अगर आपको लीवर के बारे में पढ़नी है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़नी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे लीवर और पैनक्रियाज के दोनों वीडियोस पढ़े हैं जो कि आप डीप पढ़ सकते हैं। तो ड्यूडेनम में जो काइम था ये आता है, इसके साथ साथ बाइल जूस आ रहा है। कहाँ से बच्चों? लीवर से। इसके साथ साथ आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। ये तीनों मिल जाते हैं तो जो भोजन का लुगदी बनता है उसे बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस बनता है और भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाते हैं। तो कंप्लीट अगर हम भोजन की पाचन की बात करें तो ड्यूडेनम और जेजुनम दोनों में कंप्लीट रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया डाइजेशन कंप्लीट। तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ? ड्यूडेनम के अंदर। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? तो बाइल जूस आ रहा है लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है?
तो पैनक्रियाज से आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या है हमारा? तो तीसरा प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? डाइजेशन ड्यूडेनम और जेजुनम में कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जो इलियम होता है, इलियम जो कि आंत का थर्ड पार्ट होता है, इसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि फिंगर लाइक होते हैं, अंगुली के समान कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं विलाई। यानी अगर पूरे आंत में बात करें तो आंत के पूरे दीवालों पे पाया जाएगा विलाई, और ये जो विलाई होता है ये वर्क करता है एब्जॉर्प्शन का, यानी फूड के अवशोषण का काम करता है। जो भी तुम्हारा इन दोनों यानी ड्यूडेनम में, जेजुनम में जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो भोजन पचा, उसके बाद जो न्यूट्रिटिव मटेरियल मिला, जो भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक थे, उस चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, कौन किया? तो विलाई। तो यानी विलाई ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस विलाई के ऊपर छोटे छोटे बल्ब के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाई, जिसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये क्या करते हैं कि विलाई के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। यानी जितना ज़्यादा कॉइल होगा, जितने ज़्यादा कॉइल होगा, उतने ही में क्या होगा, उसका अवशोषण ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है। तो यानी कि एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या फंक्शन हो सकता है, यानी कि विलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसांकुर, या माइक्रो विलाई को बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। विलाई का कार्य क्या है? विलाई का कार्य ये है कि भोजन के पचने के उपरांत जो भी पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, उनका अवशोषण करने का काम करता है विलाई। तो फूड का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहाँ हो रहा है? तो आंत के तीसरी भाग, जिसे हम बोल रहे हैं इलियम, इसी में हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? विलाई कर रहा है, जिसे हम लोग रसांकुर कह रहे हैं। माइक्रोविलाई क्या करता है? उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो और ज़्यादा अवशोषण इसका होगा। और बात करते हैं सिकम, कोलन। तो इन दोनों में भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? सॉल्ट का होता है और वाटर का। यानी हमारे बॉडी में जो भी कुछ जाता है, हमारी बॉडी जो भी उसके लिए आवश्यक होते हैं, उस पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, और जो उसके लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उन्हें वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम हुआ। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या होता है स्वांगीकरण बच्चों? तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और ये क्या होता है? कोलन, कोलन के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, रेक्टम। अब देखो, बात आती है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एक प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, अब इस स्वांगीकरण के बारे में जानते हैं कि जब देखो भोजन पचा, जो भी पोषक पदार्थ थे उनको विलाई अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद हमारे कोशिका में, हमारे ऑर्गेन में, जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनको जितने पोषण की आवश्यकता है, जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो हमारे ब्लड के द्वारा उन तक पहुंचा दी जाती है। तो यह जो प्रक्रिया होती है अवशोषण के उपरांत, उसके बाद की जो प्रोसेस है कि कोशिकाओं तक पहुंचाना, जो पोषक पदार्थ की क्रिया है, यही कहलाती है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल टू द इंडिविजुअल सेल्स, द प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। इसके देन आफ्टर द ऑल अनडाइजेस्टेड फूड आर स्टोर इन रेक्टम, then after time to time they release to our body. The process is known as digestion. Then finally we can discuss about the holozoic nutrition. They include 5 processes: ingestion, digestion, absorption, assimilation, then egestion. तो ये था पूरा आपका कंप्लीट एक न्यूट्रिशन लेक्चर 1 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने प्रोसेस होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इसमें होलोजोइक में हमने पढ़ा कि अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन क्या होता है,
भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ये चीज़ हमने इंक्लूड किया। देन हमने बात किया कि अवशोषण कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एसिमिलेशन कहाँ होता है और इजेशन कहाँ होता है। ये फाइनली पूरा होल प्रोसेस हमने कंक्लूड किया, हमने इसके बारे में रीड किया। तो ये न्यूट्रिशन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, विलाई से क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपके एकदम इंपॉर्टेंट कि विलाई क्या होता है, या फिर स्टमक का डायग्राम पूछ सकता है, लीवर से कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है, क्या इनका फंक्शन है। अगर आप इंट्रेंस लेवल की बात करें तो इंट्रेंस लेवल भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जो सैलिवरी यानी बक्कल कैविटी है उसके अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है किसके द्वारा होता है, कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम बताएंगे, कौन से एंजाइम होते हैं, क्या फंक्शन है, ये सारा चीज़ बताएंगे। देखो ये हमारा मेगा रिवीजन चल रहा है, इसमें हम केवल उस चर्चे की बात करेंगे, उस टॉपिक उस विषय की बात करेंगे जो कि हमारा रिकॉल कर दे। बाकी आपको एकदम ब्रीफ अगर जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उतना ब्रीफ वीडियोस देखें, लेकिन अभी समय बहुत है, अगर आप देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा मेगा रिवीजन का पहला यूनिट का पहला चैप्टर था पोषण, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में रेस्पिरेशन क्या होता है, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ को हम कंक्लूड करेंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए मन लगा के अच्छे से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बुक का सहारा लीजिए, PYQ सॉल्व करिए, आप नंबर अवश्य बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लास्ट में कि आपके अंदर मोटिवेशन ये होना चाहिए कि देखो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 40 से 50 लाख से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एक टाइम पे। तो आप एक अपने रूम में अगर आप अपने आप को अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये ना सोचें केवल आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो बच्चे ज़िले में टॉप करते हैं, स्टेट में टॉप करते हैं, और कैसे करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कंपटीशन लेना है। वो अपने आप को ऐसा बूस्ट करते हैं कि उस तरीके से उस चीज़ को रिकॉल करते हैं और पढ़ते हैं और नंबर में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपके पास भी ज़्यादा टाइम तो अब नहीं है, लेकिन इतना टाइम पर्याप्त है कि आप इस समय को लेके आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी समस्याएं होती हैं आप हमसे ज़रूर पूछिए। आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ जुड़ जाइए और उस चीज़ को आप देखिए और नोट्स लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अपने लेक्चर को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।